आज जो अपना टॉपिक है वो है मनसबदारी व्यवस्था। मुगलों के समय और विशेष करके अकबर मान के समय ये व्यवस्था पूर्ण रूप से ईजाद हुई थी। मनसब एक अरबी भाषा का शब्द है और अरबी भाषा में इसका अर्थ होता है पद या श्रेणी। अतः मनसबदार का अर्थ है पद धारण करने वाला एक अधिकारी। अकबर से पहले ये व्यवस्था पूरी तरह से संगठित नहीं थी, इसलिए मनसबदारी प्रथा को ईजाद करने का श्रेय अकबर को दिया जाता है। यद्यपि अकबर ने भी इसे मंगोल शासकों से या मंगोल अधिकारियों से ही प्राप्त की थी, क्योंकि वो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी और उसी आधार पर अकबर ने भी मनसबदारी व्यवस्था का प्रारूप यहां पर रखा। बताया जाता है कि मंगोल शासक चंगेज खान ने इस व्यवस्था को शुरू किया था। अकबर ने अपने मनसबदारों को लगभग 66 श्रेणियों में विभक्त किया था, परंतु वास्तव में जो श्रेणी थी वो 33 ही थी और अबुल फजल ने भी अपनी पुस्तक में 33 श्रेणियों का ही उल्लेख किया है। इतिहासकार इरविन ने मनसबदारी व्यवस्था पर शोध करके कहा कि मनसब से अधिकारियों की श्रेणी वेतन दरबार में अन्य अधिकारियों की तुलना में उनकी स्थिति की जानकारी मिलती थी। अब इसको इस तरह से समझेंगे जैसे आज भी जो पद सोपान की स्थिति है, छोटा अधिकारी, बड़ा अधिकारी, उससे बड़ा अधिकारी, और जब प्रशासन के अंदर इन अधिकारियों की सीनियरिटी तय होती है तो एक तरह से ये कहना चाहिए कि मनसबदारी उस समय के मनसबदारों के अंदर जो श्रेणियों का, यानी इसकी जो 33 श्रेणियां थी, उनसे उनकी स्तर का पता चलता था कि कौन सा अधिकारी किस पद पर है। मनसबदारी मीर बख्शी के अधीन होते थे, क्योंकि विशेष करके लगभग सारे के सारे जो मनसबदार थे वो सैनिक अधिकारी होते थे। उनका परिचय भी मीर बख्शी के माध्यम से ही बादशाह के द्वारा होता था, यानी बादशाह तक पहुंचाने का जो सीढ़ी थी वो भी मीर बख्शी थी। आरंभ में 5000 से अधिक मनसबदार या मनसब राजकुमारों के लिए होते थे, क्योंकि बड़े मनसब थे वो केवल राज परिवार के व्यक्तियों को ही दिया जाते थे। बाद में अकबर ने राजा मानसिंह और मिर्जा अजीज खोका, जो ऐसे अधिकारी थे जो राज दरबार के न होकर के भी या शाही खानदान के न होकर के भी इन पदों पर विभक्त थे, और इसका कारण ये था कि दोनों ही ये अकबर के विश्वास पात्र थे। राजा मानसिंह अकबर के जो उनका रिश्ता जयपुर में हुआ था बहरमल की पुत्री से, तो उसकी वाइफ का भतीजा था, यानी जो मरियम उस्मानी कहना चाहिए या जो जयपुर की राजकुमारी थी उनका भतीजा था। दूसरा मिर्जा अजीज खोका, ये मुस्लिम था लेकिन अकबर का बहुत विश्वास पात्र था। इसी मिर्जा अजीज खोका की पुत्री का विवाह ही जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो के साथ किया गया था। अकबर के शासन के अंतिम दिनों में 500 जात व उससे ऊपर की श्रेणी वाले अमीर वर्ग पर राजपूत व अन्य हिंदुओं के प्रभुत्व जमाया, यानी अब शाही दरबार के अलावा जो बड़े मनसब लिए जाते थे या बादशाह के द्वारा दिए जाते थे उनमें राजपूतों का स्थान प्रमुख था। अकबर के शासन के काल में सबसे जो छोटा मनसब था वो 10 का होता था और सबसे बड़ा मनसब है वो 10,000 का होता था। लेकिन अकबर के समय इनकी संख्या 10,000 से भी बढ़कर 12,000 हो गई थी। शाहजहां के काल में तो शहजादों को जो दिए जाते थे वो मनसब 40,000 तक के थे। मनसबदार 3 श्रेणियों में विभक्त थे। वैसे तो 33 श्रेणियां थी, लेकिन उनको भी 3 श्रेणियों में। पहला मनसबदार था 10 से लेकर के 500 जात तक के बीच का, फिर 500 जात से अधिक और 2,500 तक का, और फिर अमीर उल उमरा जो 2,500 से अधिक का था। मनसबदार की नगद व जागीर दोनों रूपों में वेतन मिलता था। जागीर से उसे केवल
राजस्व प्राप्ति का अधिकार था, प्रशासनिक अधिकार मनसबदार को नहीं था। अकबर ने शासन के अंतिम दिनों में यानी 1593 ईस्वी में जात सवार नामक द्वैध शासन प्रणाली या मनसब प्रणाली शुरू की, जिसमें इन तीनों श्रेणी के मनसबदारों का जात व सवार के आधार पर 3 और श्रेणियों में विभाजित किया गया। जात मनसबदार के पद को सूचित करता है कि कौन मनसबदार कितना बड़ा है, जबकि सवार उसके द्वारा रखे जाने वाले घोड़े और सवार थे, उनसे होता था। तीनों श्रेणियों के अंदर यह व्यवस्था थी। मनसबदारों का जात व सवार के आधार पर 3 जो श्रेणियां बनाई, उन श्रेणियों के आधार पर उनका पद और स्तर भी तय हो गया, उनका वेतन भी तय हो गया। सवार वस्तुतः सैनिक पद को दर्शाता था और सवार पद से ही सैनिक व नागरिक मनसबदार के बीच अंतर स्पष्ट होता था। जिस मनसबदार के जात व सवार की संख्या समान होती थी वह प्रथम श्रेणी का मनसबदार माना जाता था, और जिस मनसबदार के सवार पद की संख्या जात से कम किंतु आधे से अधिक होती थी वह द्वितीय श्रेणी का माना जाता था, और जिसकी सवार पद की संख्या जात से आधे से भी कम होती थी वह तीसरे स्तर का कहलाता था। लेकिन ये किसी भी सूरत में सवारों की संख्या जात से ऊपर नहीं होती थी। सवार के पद के आधार पर साम्राज्य के वास्तविक सैनिकों की संख्या को भी गिना जाता था। कितने मनसबदार हैं और उनके पास कितने घोड़े हैं, इसका आकलन आसानी से हो जाता था। 1574 में सेना के अंदर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार मनसबदार न करते, तो इसके लिए उसने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की और प्रत्येक सैनिक का हुलिया यानी चेहरा, उनके निशान आदि भी रजिस्टर के अंदर लिखना प्रारंभ किया। अकबर ने दाग प्रथा को नया रूप दिया। उसके समय घोड़ों पर 2 तरह के दाग लगते थे। एक तो यह पता चलता था कि यह जो घोड़ा है वो बादशाह का है, तो ये तो शाही दाग हो गई, और दूसरा ये घोड़ा किस मनसबदार के अधीन है, इसलिए एक जो दाग लगती थी वो मनसबदार की लगती थी। शाहजहां ने सवार पद में मशरूद का एक नया पद जोड़ दिया। नया पद परिस्थिति के अनुसार तब दिया जाता था जब मनसबदार को फौजदार या किलेदार का कोई पद दिया जाता था। इसमें मनसबदार की सवार रैंक में वृद्धि कर दी जाती थी, जिससे वह अधिक घुड़सवार रख सकता, और अस्थायी वृद्धि मशरूत कहलाती थी। भाई कई बार ऐसी जगह थी कि सवार यानी मनसबदार का सवार का जो दर्जा है वो उनमें बड़ी मात्रा में यानी सैनिक वहां पर ज़्यादा जरूरत है, तो इसलिए वो बढ़ा दिया जाता था, जिसे मशरूत कहा जाता था, लेकिन उनका जात वो का वो रहता था। लेकिन ये विशेष परिस्थितियों में होता था। शाहजहां के काल में एक अन्य और व्यवस्था आई थी कि उन्होंने सैनिकों के अनुपात में वास्तविक सैनिकों की संख्या काफी कम कर दी गई, लेकिन शाहजहां ने प्रत्येक मनसबदार को अपने सवार पद के अनुसार निश्चित घुड़सवार सैनिकों का रख रखाव अनिवार्य कर दिया। अगर मनसबदार अपनी जागीर के प्रांत में नियुक्त होता था तो उसे सवार पद की निर्धारित संख्या के 1/3 घुड़सवार रखने होते थे। अगर अन्य प्रांत में नियुक्त होता था तो उसे 1/4 या बल्क या बंदक में कुल संख्या के 5वें भाग के बराबर घुड़सवार सैनिक रखने होते थे। शाहजहां के अंतिम वर्षों में हासिल यानी वास्तविक लगान और जमा निर्धारित लगान में अंतर बढ़ गया था, इसलिए हासिल जमा की तुलना में काफी कम रहने लगा। इस अंतर को कम करने के लिए एक मासिक अनुपात के आधार पर जागीरों की व्यवस्था, इसे महाना जागीर व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें यह होता था कि जो राजस्व तय किया जाता था उतना कभी भी हासिल नहीं हुआ, जमा नहीं हुआ, इसलिए विशेष करके जो अनुमान लगाया जाता था और जो वास्तव में शाही कोष में जमा होता था उसमें बहुत अंतर होता था। इसलिए इस घाटे को पाटने के लिए यह शाहजहां के समय किया गया था। जिस जागीर में राजस्व वसूली कुल जमा के 50% था उसे शीश महाजागीर कहते थे, और जिसमें 1/4 होता था उसे सीमाई जागीर कहते थे। जहांगीर के काल में मनसबदारी प्रणाली में 2 अस्पा व सी अस्पा प्रथा भी चलाई गई, जिसमें जात व सवार पद बढ़ाए बिना ही घुड़सवार सैनिकों की संख्या दुगुनी या तिगुनी हो जाती थी, क्योंकि 2 अस्पा में मनसबदार को सवार पद के 2 गुने घोड़े और सी अस्पा में 3 गुने घोड़े। मान लीजिए किसी मनसबदार का जात 5000 का है और उसका सवार पद भी कितना है 5000 का है, लेकिन जब वो 2 अस्पा हो गया तो इसका मतलब है सैनिक दुगुने यानी 10,000 होंगे, और सी अस्पा हो गया
तो 5,000 जात वाला मनसबदार है वो 15,000 घोड़े रख सकता है। मनसब आनुवंशिक नहीं होते थे, उसको कभी भी ट्रांसफर उसका किया जा सकता था। उसकी मृत्यु के बाद में ऐसा नहीं था कि उसके पुत्र को ये पद दिया जाता था, ये स्वतः ही समाप्त हो जाता था और उसके बाद में बादशाह किसी भी नए योग्य व्यक्ति को वहां का मनसबदार नियुक्त किया जाता था। औरंगजेब के समय मनसबदारों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। उन्होंने देने के लिए उनके पास जागीरें बची नहीं। इसे बेजागिरी या जागीरदारी संकट भी कहा जाता है। जागीरदारी संकट ने भी मुगल साम्राज्य के पतन में बड़ा योगदान दिया। ये मोरलेन ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक में किया है, क्योंकि जहांगीर के समय सबसे, और ये भी माना जाता है कि वो कट्टरपंथी था, धार्मिक कट्टरवादी के सिद्धांत के आधार पर वो चला, लेकिन फिर भी उसके समय सबसे ज़्यादा जागीरदार हिंदू ही थे, लेकिन उनके पास जागीरों का अभाव था। अकबर के काल में हिंदू मनसबदारों की संख्या 16% थी। जहांगीर के समय ये बढ़ी, शाहजहां के समय ये और बढ़ करके 24% हो गई। औरंगजेब के समय तो हिंदू मनसबदार 33% थे। औरंगजेब के हिंदू मनसबदारों में आधे से भी अधिक मराठे थे। ये उन्होंने मजबूरी में दिया था। राजधानी में नियुक्त मनसबदारों को हाजिर रकाब व प्रांतों में नियुक्त मनसबदारों को तैनायतन या सूबा जात कहा जाता था। तो ये तो जब आप एमए में हो जाओगे या इसके हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करना पड़ेगा आपको, तब जाकर के इतनी गहरी बातें समझी जाएंगी। तो मोटा मोटी ये है कि ये अकबर के समय इस तरह की प्रथा को डेवलप किया गया और फिर बाद में औरंगजेब व औरंगजेब से आगे के शासकों के, मुगल शासकों के समय तक भी ये प्रथा चली। धन्यवाद।